नमस्कार बच्चों। हाइड्रोकार्बन में अब बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की। हेडिंग डाल लीजिए, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग पर एक इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है और बेंजीन रिंग से H+ हटता है। H+ क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और कोई और दूसरा H+ के अलावा कोई और इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। मतलब बेंजीन रिंग की एरोमेटिक कंपाउंड की एक खासियत होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब खासियत क्यों है? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली बाउंडेड, पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन वो लूजली बाउंडेड होता है, मतलब लूजली बंधा हुआ होता है, इजिली अवेलेबल कह सकते हो। अब बेंजीन में तो 3 पाई बॉन्ड है, तो आसानी से इजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन वहाँ पर मिल रहे हैं। मतलब इलेक्ट्रोफाइल जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो कहाँ जाएगा? मान लीजिए आपको भूख लगी तो आप कहाँ जाएंगे? वहाँ जहाँ आसानी से खाना मिल जाए, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपके कोई और रिश्तेदार हो। उसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल को जब इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो वहाँ पर उस चीज़ को ढूंढता है जहाँ इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा मिल जाए या सबसे आसानी से मिल जाए। अब बेंजीन रिंग एक सबसे आसान तरीका है इलेक्ट्रॉन पाने का। तो क्या होता है कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल, जैसे मैंने मान लीजिए कि एक बेंजीन रिंग बना दिया, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोफाइल, एक जनरल बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन कराते हैं। अब आप जानते हैं कि बेंजीन के हर पॉइंट पर हाइड्रोजन है, CH हर जगह पर है। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और हर कार्बन पर इसके क्या है? H है। अब ये H हम दिखा दे रहे हैं, बाकी भी जगह H है लेकिन ये H हम दिखा दे रहे हैं। अब ऐसे ये ऐसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है और ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है। ये है RDS। ये क्या है? RDS। अब बेंजीन रिंग पर अगर आप देखें तो एक तरफ H और एक तरफ E दोनों जुड़ चुका रहता है और यहाँ पर आ जाता है प्लस। ये और ये आपने छेड़ा नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दिया। अब क्या होता है कि यहाँ पे चलता है रेजोनेंस। यहाँ पे रेजोनेंस चलता है। मतलब ये जो भी इंटरमीडिएट बना है वो अपने आप को क्या करता है? कुछ स्टेबल करना चाहता है, क्योंकि कार्बोकेटायन है, जाहिर सी बात है कि अनस्टेबल तो है ही। तो ये क्या करता है कि अपने आप को, ये नॉन एरोमेटिक होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स या इसको व्हीटलैंड कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, WHEA, वीलैंड बोला था, वीलैंड, WHEAL, वीलैंड इंटरमीडिएट। ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल का तो अटैक हो ही चुका है। अब आपको चाहिए कौन? एक न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर ये ऐसे टूटता है।
फाइनल जो रिएक्शन है वहां से यहां दिखाते हैं आपको। वो कुछ इस तरह का बना, ऐसे ये प्रोडक्ट बन गया। और यहां पर क्या बन गया, HNO। अब NU जो भी हो, जो भी चीज भी हो, तो आपने देखा कि ये रिएक्शन किस तरीके से हो रहा था। अब इस रिएक्शन के अंदर अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन पे एक ग्राफ बनाऊं, तो हमारा रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ। मान लो ये हमारे पास क्या था, बेंजीन रिंग था, ऐसे बना देते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। ये रिएक्शन गया, इंटरमीडिएट बना, मतलब यहाँ पर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना, फिर ये प्रोडक्ट बन गया। अब दो चीजें यहां पर है, एक चीज पहले तो सही कर दे, ये पहाड़ी ज्यादा ऊपर बना दिए हैं, ये नीचे रहेगा। क्योंकि अगर नीचे नहीं रहता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। फिर से बना देते हैं इसको, ऐसे बना, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ना, ये ट्रांजिशन स्टेट है। कौन सी ट्रांजिशन स्टेट? यहां पर क्या हो रहा है कि ई का अटैक हो रहा है। अब जैसे देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ये H है, ये हल्का हल्का ई जुड़ रहा है, ये हल्का हल्का बॉन्ड टूट रहा है, और ये दोनों बॉन्ड है, ठीक है। ये कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, ये कार्बोकैटायन है, ये कैटायन है, कार्बोकैटायन है। आप चाहे ये वाला बना दे, ये वाला बना दे, ये वाला बना दे, तीनों में से कोई भी बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंटरमीडिएट है, ठीक है। अब उसके बाद यहां अब क्या हो रहा है, H टूट रहा है। तो यहां अगर आप देखें तो ये क्या होता है कि यहां पर धीरे धीरे ये बनने लगता है, ये ई है, और ये धीरे धीरे H टूटने लगता है। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। वैसे यहाँ पर जब ये धीरे धीरे ई अटैक कर रहा होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। समझ गए? तो ये अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, फाइनल जो है वो ई जुड़ जाता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम है। ये क्या है, ये है TS फर्स्ट, ये है TS सेकेंड। TS का मतलब ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, ये ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड है, ये इंटरमीडिएट है, ये वाला विलैंड इंटरमीडिएट या सिग्मा कॉम्प्लेक्स, और ये प्रोडक्ट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है, डायग्राम है। इस बात को समझिए, ठीक है। चलिए आगे आपको समझाते हैं। अब देखिए जो ये मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म सब में चलेगा, चाहे ऊपर कुछ भी लग जाए, चाहे क्लोरीन लग जाए तो OH लग जाए, कुछ भी लग जाए, हर जगह ये मैकेनिज्म चलेगा। तो अब क्या होगा कि अब हम
यहाँ पर सीधे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा के दिखाएंगे आपको। ये मैकेनिज्म बार बार नहीं बनाएंगे, जैसे एक बार बना के दिखा दिया आपको। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि रिएक्शन अलग अलग है। जैसे मान लीजिए हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में हेलोजन प्लस मतलब X प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे नाइट्रेशन है तो इसमें NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। जैसे नाइट्रोसेशन है तो इसमें NO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। सल्फोनेशन है तो इसमें SO3 इलेक्ट्रोफाइल होगा। एल्काइलेशन या एसाइलेशन है जिसको फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बोलते हैं। तो एल्काइलेशन में R प्लस और एसाइलेशन में RCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो अब जैसे देखिए रिएक्शन पहले कॉलम टाइप का बना लेते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और यहां हमने कर दिया इसे प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे पहला हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो X प्लस होता है। X प्लस का मतलब Cl प्लस Br प्लस I प्लस I प्लस। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो जब तक बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप ना लगे, बेंजीन रिंग की सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है, तो प्रोडक्ट आप मतलब X लगा दीजिए, I क्यों लगा रहे हैं, X लगा दीजिए। ठीक है, अब से दूसरा है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो NO2 प्लस। अब प्रोडक्ट इसका ऐसे बना देते हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाने में बहुत टाइम लग रहा है। तीसरा नाइट्रोसेशन है, ये NO प्लस होता है। ठीक है, चौथा सल्फोनेशन है। हम सारे रिएक्शन की बात अलग अलग अभी करेंगे, पहले एक बार आप सबका इलेक्ट्रोफाइल याद कर लीजिए। SO3 है, कुछ लोग HSO3 प्लस बोलते हैं लेकिन नहीं, SO3 यहाँ पर SO3H। एल्काइलेशन, ये फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, यहाँ पर R प्लस होता है। ठीक है, और छठा है एसाइलेशन, यहाँ पे RCO प्लस होता है। अच्छा, ज़्यादा इधर हो गया क्या, इसका प्रोडक्ट इधर बना देते हैं, RC डबल बॉन्ड हो। ठीक है, इसका प्रोडक्ट ये है, इसका ये, इसका तो ये है। ठीक है, तो ये एसाइलेशन, इतना रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है इसमें, इस चैप्टर में। तो एक एक करके बात करें। सबसे पहले बात करते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन।
ठीक है, मिटा लीजिएगा इसको, मतलब आप लोग लिख लीजिएगा, मैं तो मिटा लूँ। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। अब देखिए जितने भी रिएक्शन हैं सब में एक हेल्पिंग रिएजेंट है जिसको हम कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग रिएजेंट है जिसको हम कैटलिस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हैलोजिनेशन की। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेल्पिंग रिएजेंट, हेल्प करनी है ना, हेल्पिंग रिएजेंट लेना होगा, या कैटलिस्ट इसका लुईस एसिड होता है। एग्जाम्पल जैसे BF3 AlX3 Cl3Br3 कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ZnX2। ठीक है, SbX5 FeX3, मतलब ये हेल्पिंग रिएजेंट है जिसमें इसको बेस्ट माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? बेस्ट। अब जैसे हम मान लीजिए कि आपके पास बेंजीन रिंग है और आपने कोई X2 ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया, तो ये प्रोडक्ट बनाएगा X, यहाँ पर ऐसे जुड़ जाएगा। अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ। हमको मेन मैकेनिज्म से अब पूरा मतलब नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे किया वो तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया। देखिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए X है, तो यहाँ AlCl3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये खींचता है, ये टूटता है, बनाता है X प्लस AlX4 माइनस। यही हमारा कौन है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो अब यहाँ पर अब हमें समस्या नहीं है, क्योंकि अब हम इस पर अटैक कराएंगे बेंजीन रिंग पर, X प्लस क्या होगा पहले, RDS हमारा जो है ये X जुड़ गया, मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं। इसके बाद इस पर कौन जुड़ेगा, यहाँ पे फास्ट डाल देते हैं इसको, फास्ट। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, इस पर नहीं, इस पर, और ये यहाँ से टूटा ऐसे और इसने बनाया यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये बन गया X ऐसे। ठीक है, RDS है, RDS कैसा होता है, स्लो होता है, स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप, मतलब हर जगह पर आपको रिएक्शन यही मिलता रहेगा। ठीक है, अब रिएजेंट जो होते हैं वो मैंने आपको बताया कि कौन से होते हैं, लेकिन आयोडीनेशन के लिए एक खास बात है, आयोडीनेशन के लिए एक खास बात है, तो एक पॉइंट आप नोट करिएगा।
देखिएगा, आयोडीनेशन ऑफ बेंजीन, iodination of benzene is a reversible reaction. Iodination of benzene is a reversible reaction which requires an oxidizing agent. Iodination of benzene is a reversible reaction which requires an oxidizing agent. Like HNO3 or HiO3. ठीक है। रिएजेंट फॉर आयोडीनेशन या तो I2 होगा या क्या होगा, ICl होगा। ICl जो होता है वो बेस्ट होता है। ICl क्या होता है, बेस्ट होता है, मतलब ऐसे नहीं लिखते। I2 प्लस HNO3 या ICl प्लस CH3COOH। अच्छा, इसको हम बेस्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I का प्लस में और Cl का माइनस में टूटना तय है, और अगर I प्लस में टूटा तो I का अटैक होगा। तो ये बात तय है, तो फिर ये बेस्ट है। ठीक है। आयोडीनेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या हुआ, उससे क्या समस्या क्या है। तो आप यहां पे लिखेंगे, जैसे I2 बेंजीन रिंग आपने ले लिया, I2 ले लिया, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे I बना, यहाँ से H हटा जो HI बनाया। अब ये रिएक्शन बैकवर्ड भी चला जाता है, तो HiO3 के साथ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने लिया है उसके साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है। अब लीजेंड्रे प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग HI क्या होता है, कम होने लगता है, मतलब प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। I2 बढ़ने लगता है और रिएक्टेंट बढ़ता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। दोनों ही केस में रिएक्शन फॉरवर्ड जाने लगता है। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन होने के कारण आयोडीनेशन आइसोटोपिक इफेक्ट शो करता है। आयोडीनेशन shows isotopic effect because it is a reversible reaction. अब आइसोटोपिक इफेक्ट रिवर्सिबल रिएक्शन इफ रिएक्शन में क्यों शो कर रहा है, तो अब ध्यान से समझिए। पिछला मैंने मिटा दिया है लेकिन आपको याद आएगा। देखिए, जब आप इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था तो वो स्लो स्टेप था, लेकिन जब H+ टूट रहा था, H टूट रहा था तो वो फास्ट था। इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था तो वो स्लो था, H+ का टूटना क्या था, फास्ट था। लेकिन अगर मान लीजिए H+ का टूटना भी स्लो स्टेप में चला जाए तो जब H+ का टूटना स्लो स्टेप में चला जाएगा तो H की जगह पर D डालोगे, ड्यूटेरियम डालोगे, तो रिएक्शन की रेट पे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन अगर H+ फास्ट स्टेप में टूट रहा है और आपने H+ की जगह पर D+ टूट रहा है, ड्यूटेरियम ले लिया, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेट क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। तो अब जैसे आपने लिया C6H6 प्लस Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो यहां पर
Cl बना दिया, और C6D6 लिया, Cl2, एनहाइड्रस AlCl3, तो Cl बना दिया। कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बनाने से दोनों बेंजीन लग रहा है ना, दोनों एकदम एग्जैक्ट वैसे ही लग रहा है। इसको बनाते हैं C6H5Cl और इसको बनाते हैं C6D5Cl, ठीक है। अब यहाँ पर रेट क्या है, यहाँ पे रेट है R1 और यहाँ पे रेट है R2, और यहाँ पे R1 इज इक्वल टू क्या है, R2 है। R1 इज इक्वल टू क्या है, R2 है। मतलब नो आइसोटोपिक इफेक्ट। ड्यूटेरियम लाने से रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब नो आइसोटोपिक इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जब आयोडीनेशन आप करा रहे हैं, आयोडीनेशन करा रहे हैं, अब रेट क्या ले लिया आपने, R1, और जब आप C6D6 ले रहे हैं, तो आप रेट ले रहे हैं R2, ठीक है। तो अगर R1 R2 के बराबर हो गया तो नो आइसोटोपिक इफेक्ट, और जब R1 R2 के बराबर नहीं है, R1 R2 के बराबर नहीं है, यहाँ क्या है, R1 R2 से ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का टूटना आसान है, ड्यूटेरियम का टूटना मुश्किल है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आइसोटोपिक इफेक्ट। जहाँ भी हाइड्रोजन फास्ट स्टेप में टूट रहा है वहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन जहाँ हाइड्रोजन स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट कर गया वहाँ आइसोटोपिक इफेक्ट लग जाएगा, उस जगह पे आइसोटोपिक इफेक्ट लगेगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आइसोटोपिक इफेक्ट कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, रिवर्सिबल रिएक्शन जब जो होता है तो हाइट ऑफ TS फर्स्ट एंड TS सेकेंड आर नियरली सेम। मीनिंग समझा? पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम में ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट और ट्रांजिशन स्टेट सेकंड बनाया गया, दोनों की हाइट अलग अलग दिखाई गई ऊपर नीचे, दोनों की हाइट अलग अलग दिखाई गई ऊपर नीचे। तो अगर दोनों की हाइट अलग अलग है तो वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और दोनों की हाइट सेम है या आसपास है उसकी लगभग सेम है तो वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। लिखिए, इफ इन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम इफ इन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हाइट ऑफ, हाइट मतलब ऊंचाई, हाइट ऑफ TS फर्स्ट एंड TS सेकेंड, height of TS first and TS second, if in potential energy diagram height of TS first and TS second, height of TS first and TS second is different, then reaction is irreversible, then reaction is irreversible. But if
height of TS first and TS second, it's same or nearly same, it's same or nearly same, then reaction is reversible. Then reaction is reversible. And in case of iodination, and सल्फोनेशन भी है तो सल्फोनेशन भी यहीं लिख लो, एंड सल्फोनेशन, इन केस ऑफ आयोडिनेशन एंड सल्फोनेशन, height of TS first and TS second is nearly same, which indicates that these reactions are reversible, ठीक है। एक पॉइंट और लिखेंगे, देखिए फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल बाय अबव मेथड, मतलब जो भी आपने ऊपर लिख रखा है उसके लिए, बाय अबव मेथड, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ F प्लस इज नॉट पॉसिबल, because formation of F plus is not possible. So for fluorination, we prefer Boltzmann-Scheinman reaction. ये रिएक्शन तो आता है एमीन चैप्टर में, लेकिन यहाँ बता देते हैं आपको क्या होता है ये। जैसे N2Cl है, इसको डाइजोनियम सॉल्ट बोला जा रहा है, इसकी रिएक्शन करा देते हैं HF प्लस BF3 से या HBF4 से। तो ये क्या करता है कि N2BF4 माइनस बनाता है, जिसको थोड़ा सा हीट करने पर F मिल जाता है और N2 प्लस BF3। तो ये तरीका है फ्लोरिनेशन कराने का, लेकिन वो डायरेक्ट आप सोचेंगे Cl प्लस Cl माइनस Br प्लस Br माइनस वैसे ही F प्लस F माइनस टू नहीं, वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन लिखिएगा नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इसमें जो रिएजेंट होता है वो होता है HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल यही इसका रिएजेंट है, और करके आप ले सकते हैं N2O5 जो कि टूटता है, ये NO2 प्लस NO3 माइनस होता है, NO2 प्लस NO3 माइनस होता है, मतलब हमको तो चाहिए कि NO2 प्लस, या फिर CH3COO माइनस NO2 प्लस,
ये भी काम चला देता है। ठीक हो, तो अब जो ये जो वाला जो है, ये वाला बेस्ट माना जा रहा है, मतलब यूज इसी का ज़्यादा होता है, तो इस वाले को क्या मान लेते हैं, बेस्ट मान लेते हैं। तो अब कैसे होता है रिएक्शन, जो बेस्ट है उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मतलब नाइट्रेशन के तो और भी, जो भी NO2 प्लस दे देगा वो रिएजेंट बन जाएगा, जो भी NO2 प्लस दे देगा वो रिएजेंट बन जाएगा। अब क्या होता है कि जब आप बेंजीन रिंग को HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं तो ये बनाता है NO2, ऐसे करके बन जाता है। ठीक है, अब ये बना कैसे, इसका मैकेनिज्म देख लिया जाए। ठीक है, मैकेनिज्म हमें मेन देखना क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन रहा है। तो जो H2SO4 है, HOS डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है, एसिड है। HON डबल बॉन्ड O ये क्या है, बेस है। और आप बोलेंगे सर सठिया गए हो क्या, ये बेस कैसे हो सकता है, ये भी तो एसिड है। नहीं, मैं सही लिख रहा हूँ। देखिए, एसिड वो है जो H प्लस देता है, बेस वो है जो H प्लस लेता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये H प्लस इस लोन पेयर पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। अब यहाँ पर जो दिखता है वो क्या है, HOS डबल बॉन्ड O माइनस प्लस HOH NO, ये मिलता है। समझ गए? तो ये क्या कर रहा है, H प्लस ले रहा है, इसलिए ये बेस है। तो आप अगर कोई आपसे बोले कि HNO3 नाइट्रेशन रिएक्शन में किसकी तरह वर्क करता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बेस, मतलब नॉर्मल जो नहीं जानता है वो तो एसिड बोल देगा, लेकिन आप क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि अब ये जाहिर सी बात है कि जो बना है वो नहीं टूटेगा, उसके जैसा नहीं टूटेगा। क्या बना है, O और H के बीच बॉन्ड क्या पहले से था, O और H के बीच का बॉन्ड, तो क्या टूटेगा, O और N के बीच का बॉन्ड। तो ये टूट के बनाता है H2O प्लस NO2 प्लस, भाई ये यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो यही कौन है हमारा, यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, यही है हमारा इलेक्ट्रोफाइल। अब यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। ये बॉन्ड टूटेगा, इसका अटैक होगा, ये RDS होगा। ठीक, अब यहां OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH, ये अपना ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है कि जैसा था वैसा तो निकलेगा ना बाहर बाद में। तो H प्लस अपना वापस ले लेता है कि थोड़ी देर के लिए दिया था भाई, तुम्हारा काम चल गया, मेरी चीज़ मुझे वापस दे दो। तो इन्होंने अपनी चीज़ वापस ले ली और इस तरीके से यहाँ पर H2SO4 वापस निकल जाता है। तो ये स्टेप क्या है, स्लो है, और ये स्टेप क्या है, फास्ट है। अब यही दोनों स्टेप को मिलाकर एक रिवर्सेबल रिएक्शन बना दे तो फास्ट वाला भी स्लो में घुस जाएगा, फास्ट वाला स्लो में घुस जाएगा, मतलब H प्लस का टूटना भी स्लो स्टेप में पार्टिसिपेट करने लगेगा। और जैसे ही ऐसा हुआ आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर देगा, मतलब जो भी ऐसा करता है वो आइसोटोपिक इफेक्ट शो कर देता है। ठीक है, तो यहां पर कोई आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, तो लिखेगा इन नाइट्रेशन देयर इज नो आइसोटोपिक इफेक्ट। मैंने आपको बोल दिया कि आयोडीनेशन सल्फोनेशन दो ही आइसोटोपिक इफेक्ट शो करते हैं।
बाकी नहीं करते। तो बाकी के लिए आपको लिखना भी नहीं है, लेकिन आप चाहे तो हर जगह पे लिखते जा सकते हैं कि आयोडीनेशन नाइट्रेशन नॉट शोज आइसोटोपिक इफेक्ट, नाइट्रेशन आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करता है। ठीक है, अगला हेडिंग डालेंगे आप सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन, ठीक है भाई। अब सल्फोनेशन में रिएजेंट क्या है? तो रिएजेंट है कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम भी ले लेते हैं। ओलियम क्या होता है? ओलियम होता है H2H2O7 या आप बोल सकते हैं H2SO4 प्लस SO3, ये भी ओलियम है। ठीक है, तो रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 या ओलियम बोल सकते हैं। अब जैसे हमने इस रिएक्शन में यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लिया, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते ही यहाँ पे प्रोडक्ट SO3H बन गया, तो ये सल्फोनेशन हो गया। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होगी? मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, तो मैकेनिज्म अलग है तो प्रोडक्ट बनाएंगे, अलग बनाएंगे। क्योंकि हमको तो इसमें रिवर्सिबल दिखाना है ना, तो हमें मिटा लेना चाहिए इसको, क्योंकि इसी में मिटा मिटा के हम बनाते रहेंगे तो हम बल्कि ज़्यादा मेहनत कर देंगे, और एक बार पूरा मिटा के बनाएंगे तो एक ही बार में बना देंगे। ठीक है भाई, रिएजेंट आपको पता चल गया। मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो दो H2SO4 टूटते हैं तो बनाता है HOS डबल बॉन्ड O माइनस H3O प्लस प्लस SO3, ऐसे टूट गया। ये कौन है हमारा? ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कौन है हमारा? ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, ये बॉन्ड ऐसे टूटा, ये बॉन्ड ऐसे, इसका अटैक यहां हुआ। ठीक है, दिखा दे भाई। रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहां पर आ गया प्लस HS डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पर आया O माइनस OH, इसका अटैक हुआ यहां पर, इसने बनाया ऐसे। मतलब आपको लगे कि सर मैकेनिज्म हमको रट्टा मारना है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मत मारो रट्टा। ये हो गया, यहाँ तक पहुँच गए भाई, ये तोड़ा, ये बॉन्ड बन गया, बना दिया। अब किसका काम है? देखिए तीनों काम पड़ रहा है, ध्यान से देखिए। SO3 का काम पड़ा, इसका काम पड़ा, अब इसका काम पड़ेगा। H3O प्लस, ये क्या दे रहा है? H प्लस। ये हो गया, ये पूरा मैकेनिज्म है।
अब आप देखिए कि H+ का टूटना भी रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो यहाँ पर सब RDS की प्रोसेस, सब RDS की एक बार में ही दिखा देते हैं पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो वो कुछ बराबर हाइट का बनाते हैं ऐसे, POR का मतलब प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो कुछ बराबर हाइट का बनाते हैं, दोनों बराबर हाइट का, रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि जो R1/R2 है ना, वो 3 to 4 है। मतलब R1 जो होता है वो R2 से 3 से 4 टाइम ज़्यादा फास्ट होता है। अभी R1 R2 क्या है, चलो R1 R2 हटा देते हैं। कि H/KD तो समझ में आएगा, ये भी भूल गए हो। KH क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ C6H6 और KD रेट कांस्टेंट ऑफ C6D6। लिख लो, KH क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ C6 रेट कांस्टेंट ऑफ C6H6 और KD क्या है, रेट कांस्टेंट ऑफ C6D6, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सल्फोनेशन के लिए। सल्फोनेशन जो होता है वो एक बहुत काम की रिएक्शन है, रिवर्सिबल होने के कारण बहुत काम की। क्यों? क्योंकि जैसे कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला आपने, सल्फोनेशन हुआ, और आपने इसको अगर डाइल्यूट बना दिया, पानी डाल दिया, तो फिर रिएक्शन वापस बैक चली जाती है, फिर से बेंजीन बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। तो फिर ये काम की क्या हुई, ये तो बेकार हो गया। क्या नहीं, बेकार नहीं हुआ, इससे काम हुआ, फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ समझाते हैं, देखिए। एक पॉइंट लिखेंगे, सल्फोनिक ग्रुप is also used to block the para position of benzene ring. To block the para position of benzene ring, ठीक है। अब क्यों, कैसे, देखिए क्या, क्यों, कैसे। तो बेंजीन रिंग आपने लिया, अभी तो आपने बेंजीन रिंग ही लिया है केवल, और इसमें आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो आपको मिल गया SO3H मिल गया, ठीक है, ऐसे मिल गया कंसंट्रेटेड डालने पर। अब मान लीजिए कि आपने डाइल्यूट एसिड डाल दिया, डाइल्यूट एसिड मतलब डाइल्यूट H2SO4 या H3O+ या डाइल्यूट HCl ही ले लिया आपने। तो ये जो प्रोसेस हो रही है ये क्या है, ये है सल्फोनेशन, और ये जो प्रोसेस है ये है डीसल्फोनेशन। मतलब आपने सल्फोनेशन को वापस उल्टा कर दिया, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपने बनाया था उससे दोबारा आपने बेंजीन बना लिया। तो इससे फायदा क्या हुआ, फायदा क्या हुआ कि आप पैरा पोजीशन को लॉक कर सकते हैं। कैसे लॉक, पैरा पोजीशन को ही क्यों लॉक कर सकते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए मन में क्वेश्चन आ रहा है, पैरा पोजीशन को कैसे लॉक करेंगे, क्यों पैरा पोजीशन को ही लॉक करेंगे, क्यों पैरा पोजीशन को ही लॉक कर सकते हैं, क्या ऑर्थो को नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, सब सारी कहानी को समझते हैं। जैसे देखिए आपके पास है CS3, क्वेश्चन है आपके पास
और आप चाहते हैं Br2, छोड़ो, आप चाहते क्या है, आप ये लिख दिए क्वेश्चन मार्क और आपने बना दिया ये। मतलब आप ये चाहते हैं कि ऑर्थो पे ही अटैक हो, केवल किस पे अटैक ना हो, पैरा पे अटैक ही ना हो। जबकि हेलोजन का अगर आप अटैक कराते हैं Br2 FeBr3 के प्रेजेंस पे या AlBr3 AlCl3 के प्रेजेंस में, तो Br प्लस Br माइनस बनेगा। Br प्लस का अटैक यहाँ पे ही होगा, यहाँ पे भी होगा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ऑर्थो पे भी बढ़ाएगा, पैरा पे भी बढ़ाएगा। तो Br प्लस को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑर्थो पे भी है पैरा पे भी है, तो दोनों पे अटैक करेगा। फिर केवल ऑर्थो वाला कैसे बनेगा? तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसका कि कैसे, मजेदार एक्सप्लेनेशन। सल्फोनेशन का यूज क्या है? सबसे पहले आपने इसका कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीटमेंट कराया तो आपको मिला ये। तो कैसा ऑर्थो पे क्यों नहीं अटैक हुआ? ऑर्थो पे इसलिए नहीं अटैक हुआ क्योंकि SO3H एक बड़ा ग्रुप है और ऑर्थो पर अटैक करने के लिए खाली जगह चाहिए। अब जैसे ये CH3 ग्रुप यहाँ लगे होने की वजह से यहाँ पर जगह खाली नहीं मिलती, मतलब ये रुकावट डालता है। लेकिन पैरा अगल बगल एकदम खाली जगह है, पैरा पे ये अटैक कर जाता है, इसीलिए पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, जब पैरा वाला प्रोडक्ट बन गया तो अब आपने क्या किया? अब आपने किया Br2 AlBr3 डाल दिया, आपने एनहाइड्रस AlBr3 डाल दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये इसने दिया क्या, Br प्लस, और इसका अटैक यहाँ पर हो गया क्योंकि पैरा तो लॉक है, पैरा तो लॉक है। पैरा को लॉक करने के लिए तो सल्फोनेशन का यूज किया जा रहा है। पैरा को लॉक कर दिया, यहाँ पर आपने Br का अटैक करा दिया। यहाँ आपने Br का अटैक करा दिया। अब उसके बाद ये आपने क्या कराया था? ये आपने कराया था सल्फोनेशन। ठीक है, अब आपने क्या करा? अब आपने डाल दिया डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड डाल के आप क्या करा रहे हो? डीसल्फोनेशन। अब डीसल्फोनेशन से आपने SO3H को हटा दिया। तो जब आपने SO3H को हटा दिया तो आपको केवल प्रोडक्ट क्या मिला? ये वाला प्रोडक्ट मिला अकेला। तो ये चीज अकेली पाने के लिए आपको कभी ऑर्थो प्रोडक्ट आपको केवल पाना हो, पैरा पे नहीं अटैक करवाना हो, तो पैरा को पहले ही ऑक्युपाई करवा दो कि पहला पैरा पे अगर पहले से ही कोई ग्रुप जमा रहेगा तो वहां पर कोई दूसरा तो अटैक करेगा नहीं। तो उस केस में क्या होगा, आपको पैरा वाला प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, ऑर्थो वाला ही मिलेगा। तो ये है पैरा को ऑक्युपाई करने का तरीका। डीसल्फोनेशन, सल्फोनेशन, डीसल्फोनेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एल्काइलेशन की, और एल्काइलेशन में भी हमारा जो रिएक्शन है वो है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अच्छा, क्या क्या पढ़े? क्या नाइट्रोसेशन पढ़ा? नहीं, तो नाइट्रोसेशन पढ़ लेते तब बात करते हैं। मतलब हम लोगों ने पढ़ा हेलोजिनेशन, हम लोगों ने पढ़ा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रोसेशन नहीं पढ़ा है, तो चौथा नाइट्रोसेशन पढ़ लेते तब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करते हैं। और नाइट्रोसेशन में हमको रिएजेंट क्या चाहिए? रिएजेंट चाहिए HNO2 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है,
अब यहां पर HNO2 का सोर्स कौन है? NaNO2 प्लस HCl, ये HNO2 का सोर्स है। HNO2 आइसोलेट नहीं किया जा सकता, किसी बर्तन में रखा नहीं जा सकता। HNO2 को बनाया जाता है उसी जगह पे जहाँ ज़रूरत होती है। जिस जगह पे ज़रूरत हो उसी जगह पे अगर किसी चीज़ को बनाया जाए तो उसको इन सीटू बोला जाता है। इन सीटू का मतलब वहीं निर्माण किया गया, जहाँ ज़रूरत थी उसी जगह पे बना दिया गया। जैसे आपको प्यास लगी और आपने क्या करा, गड्ढा खोद के कुआं खोद दिया, आपने पानी निकाल दिया वहाँ से। अगर हमको प्यास लगी थी, हमने पानी निकाल दिया यहाँ से, वो हो गया इन सीटू। मतलब जब जरूरत पड़ी उसी समय, जैसे आपको भूख लगी और आपने तुरंत खाना बनाया, इन सीटू। लेकिन भूख लगी तो खाना बनाया, ये तो एक अलग तरीका हो गया। भूख लगी तो आपने अनाज उगाया तब खाना बनाया, लंबा प्रोसेस था सर, तो मर जाएगा आदमी। हाँ वो, लेकिन मरे ना मरे वो अलग चीज़ है, लेकिन इन सीटू का मीनिंग यही है। तो अब यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो ये क्या करता है, NO बना देते हैं। यहाँ पर जैसे NO2 लग रहा था ना, वैसे NO लग जाता है। अब मैकेनिज्म कैसे है, मैकेनिज्म कैसे है इसका? तो मैकेनिज्म ऐसे है भैया कि HON डबल बॉन्ड O एक बेस है, जैसे वो बेस था भाई HNO3, वैसे ये भी बेस है और ये क्या है, एसिड है। अब ये सॉरी गलत बॉन्ड को हाथ लगा दिया, ये ऐसे टूटा और यहाँ पर इस लोन पेयर का इस पे अटैक हुआ, तो इसने H+ लिया तो ये बेस है, इसने H+ दिया तो ये एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर बना HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस प्लस HOHN डबल बॉन्ड O प्लस, ठीक है। अब आपने क्या करा, इसको तोड़ दिया तो यहाँ क्या मिला आपको, H2O प्लस NO प्लस, और यही कौन है आपका, इलेक्ट्रोफाइल। ये आपका कौन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो यहाँ बता दें इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो अब आपको बेंजीन की जरूरत, NO प्लस RDS, मान लीजिए ये बॉन्ड तोड़ दिया, इसको अटैक करा दिया, तो यहाँ पे आ गया प्लस, यहाँ पे आ गया H एंड यहाँ NO, और यहाँ पर आया अब OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH माइनस, इसका अटैक यहाँ हुआ, ऐसे टूटा, फर्स्ट स्टेप आपको मिला NO, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो होता है इसको बोलते हैं नाइट्रोसेशन, ठीक है। तो चलिए काफ़ी टाइम हो गया, अब फ्रीडल क्राफ्ट जो रिएक्शन है उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, नमस्कार।